कभी हाँ कभी ना करते करते आखिरकार यूएस और ईरान के बीच में समझौता हो गया। समझौते पर दोनों पक्ष ने दस्तखत भी कर दिए और अब ईरान के राष्ट्रपति ने उस दस्तखत किए हुए दस्तावेज को सार्वजनिक भी कर दिया है। और अब ये मान के चला जाएगा दस्तखत पर या अपने एमओयू पर दोनों पक्ष कायम रहते हैं तो शायद अब ये शांति बहाल रहेगी लंबे समय तक। लेकिन इस 14 शर्तों वाले एमओयू को जब सार्वजनिक किया तो उसको मैं पढ़ रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि एमओयू है, दोनों पक्षों का साझा डॉक्यूमेंट है या फिर ईरान की शर्तों पर अमेरिका की स्वीकारोक्ति के दस्तखत है। जितनी भी बातें ईरान पर थोपने की कोशिश की गई उसमें से शायद ही कोई बात ईरान ने माना हो। एक न्यूक्लियर इशू पे, परमाणु हथियार के मामले पे मैंने देखा कि वहाँ पे थोड़ा सा बीच का रास्ता अपनाया गया, लेकिन ईरान ने हर वो बात मनवा ली अमेरिका से जिसकी जिद पे वो युद्ध के शुरू से अड़ा था। तब सवाल उठता है कि आखिर 108 दिनों तक चले इस युद्ध से किसको क्या हासिल हुआ। अमेरिका ने जिन लक्ष्यों के साथ शुरू किया था युद्ध, क्या अमेरिका को कुछ हासिल हुआ? लेकिन इस सवाल का जवाब हम ढूंढें उससे पहले एक बात तो साफ है कि इससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। 108 दिनों तक दुनिया में चारों तरफ तबाही मची रही। यूरोप में पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन लगी रही। भारत में कई इंडस्ट्री गैस की किल्लत से परेशान रहे, उनको बंद करना पड़ा। कई लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में लगते रहे। कई लोगों को घर में चूल्हा चलाना तक मुश्किल हो गया था। दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही थी उस तेजी पर एक ब्रेक लग गया। अब उन सब की भरपाई करने में महीनों लग जाएंगे। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? एक बात तो साफ है कि ताकत भले ही किसी के पास आ जाए, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आनी चाहिए और अमेरिका जैसे विकसित देशों से ऐसी तो अपेक्षा कोई कर नहीं सकता है। लेकिन बहरहाल समझौता होने के बाद अब आगे की राह कितनी आसान आपको दिख रही है, इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले सुन लेते हैं कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा इस डील पर दस्तखत करने के बाद। Technical discussions on the removal of all stockpiles of enriched materials will begin immediately. We're going to start that immediately. And unlike Barack Hussein Obama, who sent Iran pallets of cash and any relief they receive under this deal, they'll have to get based on merit. And it won't be from us. We don't have to give them anything. Can you explain, though, what the difference is between giving Iran U.S. dollars and unfreezing U.S. dollars for Well, the unfreezing is an easy one to answer. We have taken a lot of their money, and we have their money. We have taken their money. It's not our money. It's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. You know, if we didn't give it back, nobody would ever invest in the dollar again. तो आपने सुना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दस्तखत करने के बाद आखिर अपने पक्ष को यहां पर रखते हुए, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं इस डील के दस्तखत होने के बाद, उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, स्ट्रेटजिक अफेयर्स एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएसए के शिकागो से जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत बराई साहब, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपिका सारस्वत जी जो कि एसोसिएट फेलो हैं आईडीएसए की। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं एम्बेसडर दयाल आपसे करना चाहूँगा। इस पूरे 14 शर्तों को जो सार्वजनिक किया गया एमओयू के, उन शर्तों पर आगे चलकर मैं जाऊँगा, लेकिन आप पहली नज़र में अगर आपसे पूछा जाए कि इन 14 पॉइंट को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, इस युद्ध से किसको क्या हासिल हुआ? लक्ष्मण जी, शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने खुद ही कहा, ईरान की ज्यादातर शर्तें मान ली गई हैं। ये जो 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसमें बहुत सी वो बातें कही गई हैं जो ईरान चाहता था। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। 60 दिन तो अच्छा रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुला है, तेल की जो वहां पर से सप्लाईज चल रही थी गल्फ से, वो रिज्यूम हो जाएंगी। लेकिन इन 60 दिनों में कितनी प्रोग्रेस होगी इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर, ये अभी देखना है। देखिए, कुछ बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। एक तो लेबनान को लेकर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये सब फ्रंट्स पे लागू होगा, लेबनान पे भी लागू होगा, वहां भी सीज फायर रहेगा।
लेकिन इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर नहीं किया है और इस वजह से वो उसको मानने को तैयार नहीं, यानी कि ईरान अपने अटैक्स लेबनान पे जारी रखेगा। इस वजह से ये जो रीजनल टेंशन है ये कम नहीं होंगे और कभी भी और ज्यादा भड़क सकते हैं। दूसरी बात, अमेरिका ने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कहा है कि ईरान को $300 बिलियन मिलेंगे कुछ ही महीने में, समर खत्म होते के पहले। लेकिन ये भी कहा है कि अमेरिका एक भी सेंट नहीं देगा। यानी कौन देगा? अब वो ये संकेत दे रहे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे पैसा दिलवाएंगे, लेकिन गल्फ कंट्रीज इतनी आसानी से ईरान को पैसा देने वाली नहीं है। ईरान से उनकी कितनी दुश्मनी है, पहले से रही है और अभी कितनी ज्यादा भड़क गई है, वो तो ईरान को एड देने के लिए तैयार नहीं होंगे। $300 बिलियन बहुत ही बड़ी रकम होती है। इसके अलावा होर्मुज को लेकर भी जो कहा गया है कि वो 60 दिन तक पूरा खुला रहेगा, 60 दिन में पूरा तय हो जाएगा कि किस तरह से इसका इंतजाम होना है। लेकिन अगर 60 दिन में ये पूरा एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं होता तो होर्मुज का क्या होगा? ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि 60 दिन के बाद उसके बनाए हुए अरेंजमेंट्स लागू होंगे होर्मुज को लेकर। वो क्या टोल उस पर लेगा या आना जाना जारी रखेगा जहाजों का, ये सब देखना है। तो मेरे विचार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अभी अनडिसाइडेड है और इनमें से एक न्यूक्लियर इशू बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जो ये पूरी लड़ाई हुई है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हुई है। जून 2025 में जो हुई थी वो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ईरान ने कह दिया है कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो है अमेरिका को हैंड ओवर नहीं करेगा। अमेरिका चाहता था कि उसको हैंड ओवर कर दे। उसने कहा है कि हम इसको डाउनग्रेड करने की पूरी कोशिश करेंगे। 60% एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको वो 3.75 साहब, मैं एक एक पॉइंट पे आऊंगा। मैंने 2-3 पॉइंट को मैंने रखा है जिस पे हम लोग आएंगे आगे चल करके। लेकिन एक जो चीज मैंने देखा इस पे कमर आगा साहब आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने इस 14 पॉइंट के एमओयू को देखा होगा। इसके पहले पैरा को अगर आप गौर से देखें तो 3 बार लेबनान का जिक्र किया गया है। ऐसा लग रहा था कि इस पूरे एमओयू में सबसे केंद्रीय बिंदु लेबनान था। उसमें साफ तौर से कहा गया कि तुरंत और स्थायी तौर पर सैन्य कार्रवाई रोकी जाए और लेबनान भी उसमें शामिल हो। लेबनान समेत किसी भी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। और तीसरी बार कहा गया कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी सुनिश्चित किया जाएगा, लेबनान का भी। इतनी बार लेबनान का जिक्र करना क्या दर्शाता है? क्या ईरान हर हाल में चाहता था कि युद्ध रुके लेकिन लेबनान को लेके उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए? और अगर ऐसे शर्तों के साथ दस्तखत किए गए तो क्या इजराइल इसको मानेगा, खासतौर से लेबनान के मुद्दे पे? कमर आगा साहब। इजराइल ने तो पहले ही कह दिया कि वो इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है और लेबनान में उसका युद्ध जारी रहेगा। वो ये कहते हैं कि न तो उनकी फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ होंगी, ख़ासतौर से साउथ लेबनान अप टू लितानी रिवर, ये 25-30 किलोमीटर का जो एरिया है उसको, बल्कि वो खाली भी काफ़ी हद तक, बहुत से गांव, बहुत से विलेजेस, बहुत से छोटे छोटे शहर वहाँ पे जो थे उनको खाली भी करवा लिया है, ध्वस्त भी कर दिए हैं, बिल्कुल गाज़ा की तरह बहुत सा एरिया नज़र आता है। एंड दूसरी बात ये भी है कि वो उसका कहना है न केवल गाज़ा बल्कि सीरिया और गाज़ा, सीरिया, साउथ वेस्ट बैंक और लेबनान, चारों जगह पे वो कोई चेंज नहीं आएगा उसका। वो उसी तरह से उसका जो ऑक्यूपेशन है वो बनाए रखेगा। इसलिए कि इसके अंदर एक ईरानी बार बार ये कह रहे थे पीस इन द रीजन, न केवल ईरान यूएस की पीस हो बल्कि पूरे क्षेत्र में होनी चाहिए और ख़ास तौर से लेबनान के लिए। तो इजराइलियों ने तो साफ कह दिया कि वो नहीं रहेगा। इससे थोड़ा ये डर है कि आने वाले से अगर इजराइल लगातार बॉम्बिंग करता रहा तो मैं समझता हूँ कि ईरान भी उसके समर्थन में, जैसे पहले उसने किया था, इजराइल पे बॉम्बिंग करेगा।
ये एक टेंशन का ज़रिया बना रहेगा। क्या होगा वो तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को कभी ये नहीं चाहेगा कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए, ख़त्म हो जाए। उनका बहुत ट्रस्टेड और बहुत पावरफुल एलाई है उस क्षेत्र के अंदर। और दूसरी बात ये भी है कि लेबनीज़ जनता भी नहीं चाहती कि ये ऑक्यूपेशन बना रहे। कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि उसका पार्ट पे किसी दूसरे कंट्री का कब्ज़ा हो। तो लेबनान में भी अधिकतर लोग हैं, हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इजराइल के साथ खुल के हैं और पहले भी थे लेबनान के अंदर। फ्लांजिस्ट और ख़ासतौर से उनके फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि बातचीत से मसले हल होने चाहिए। कहाँ तक होंगे ये पता नहीं है, और बातचीत उनकी चल भी रही है अमेरिका के अंदर इजराइल के साथ, मगर अभी तक कोई उसमें नतीजा आगा साहब एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा प्रभु दयाल जी ने एम्बेसडर साहब ने बहुत विस्तार से बताया। कमर आगा साहब एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसा हो सकता है कि इजराइल अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर के और इस समझौते को ना माने? नहीं, अभी तक तो कोई अमेरिका ने ऐसा प्रेशर भी नहीं डाला। प्रेशर के मतलब ये है अगर अमेरिका बंद करता है उनका इंटेलिजेंस कोऑपरेशन या उनको मिलिट्री सप्लाईज, अम्यूनिशन सप्लाई ख़ास तौर से, फिर उसके अलावा ये भी है कि जो उनको फंडिंग बंद करता है, तब तो मैं समझता हूँ कि कोई सीरियस मसला होगा। अदरवाइज़ अगर ये सब जारी रहेगा उनको, और यूरोपियन यूनियन भी सपोर्ट करती रहेगी इजराइल को, तो इजराइल कुछ भी कर सकता है। एंड बहुत मुश्किल होगा अमेरिका के लिए इजराइल को रोकना, इसलिए कि इजराइल बहुत मुश्किल होगा का जो समर्थन है वो बहुत बड़ा है अमेरिका के अंदर, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर उसके अलावा दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों के अंदर उनके बहुत सपोर्ट बेस है। और फिर उसके अलावा ये भी है जूइश लॉबी भी वहाँ बहुत पावरफुल है, और अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। हालांकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़रूर दिए कि आप जाइए, अकेले लड़िए, अमेरिका नहीं साथ रहेगा। वो सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए मैं समझता हूँ, इससे ज़्यादा पब्लिक कंजम्पशन के लिए कोई ऐसा ठोस ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। डॉक्टर भरत बरई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि शिकागो से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भरत साहब, आपको क्या लगता है कि इजराइल के खिलाफ ट्रंप या फिर अमेरिका नहीं जा पाएगा एक सीमा से ज़्यादा तक? क्योंकि जैसा आपने सुना, कमर आगा साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेटेड हैं इजराइल के लोग, इजराइल के समर्थन वाले लोग यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में। देखो, जो लेबनान का मामला है, मैं आपको बताऊं, लेबनान एक देश है, उसकी आबादी करीब 6 मिलियन है। उसमें से 2 मिलियन शिया है जो ईरान के साथ हैं और हज़बुल्लाह का बैकबोन है, लेकिन 2 मिलियन सुन्नी मुस्लिम है और 2 मिलियन मैरोनाइट क्रिश्चियन है। और बिल्कुल हज़बुल्लाह के खिलाफ है। वो बोलते हैं हज़बुल्लाह और ईरान हमको अननेसेसरीली लेबनान को लड़ाई में जा रहे हैं, तो हज़बुल्लाह को वहाँ सपोर्ट नहीं है। दूसरा, अभी तक 30 साल तक सीरिया में जो राज कर रहा था वो था प्रेसिडेंट असाद। वो खुद शिया था, अलावाइट शिया। तो ईरान उसकी मदद से शस्त्रों, ट्रेनिंग, सब कुछ सीरिया से ले जा रहा था। लास्ट ईयर वहाँ सत्ता पलट हो गया क्योंकि वो भी अपार्थाइड रेजिम था। 14% शिया, 72% सुन्नी लोग पर राज कर रहे थे। तो अब नया प्रेसिडेंट आ गया है, तो जो मिलिट्री सप्लाई जाता था ईरान से हज़बुल्लाह को, वो बिल्कुल बंद हो गया है। तो आप सोचिए, अब लेबनान में पॉइंट 2 है। पॉइंट नंबर 1, हज़बुल्लाह इजराइल ऊपर वहां से रॉकेट्स और शस्त्रों से, मिसाइलों से मारा करता था। उनका स्टॉक खत्म हो जाता रहा है, ईरान से उसको ज्यादा सप्लाई नहीं आता है। और जो 4 मिलियन लोग हैं लेबनान को, वो तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो धीरे धीरे हज़बुल्लाह की पिटाई होती है। वहाँ के प्रमुख जोसेफ आउन ने बोला है हज़बुल्लाह बंद कर दे, सब अपने शस्त्र लेबनान की आर्मी को दे दें। हज़बुल्लाह ने 20 साल से नहीं दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 3 रेजोल्यूशन पास किए हैं 20 साल में
कि हस्बुल्ला अपना शस्त्र लेबनान की जो आर्मी है देश की उसको दे दे, हस्बुल्ला उसको नहीं मानते हैं। तो अब क्या है, उनकी पिटाई हो रही है, तो उसके प्रमुख और सुन्नी मुस्लिम, वो तो बोलता है ठीक हुआ, किसी को नहीं सुनते थे, लेट इजराइल बीट देम अप। तो एक सवाल ये है, ये जो एग्रीमेंट में हुआ है लेबनान को इंक्लूड करने का, लेकिन व्हाट इज इंक्लूडेड? हाँ, अगर हस्बुल्ला अपने रॉकेट फायर नहीं करेंगे इजराइल पर तो फिर कोई है नहीं। तो हस्बुल्ला क्या करेंगे वो कुछ नहीं लिखा है। वन वे सीज फायर तो नहीं हो सकता है कि इजराइल कुछ ना करे लेकिन हस्बुल्ला उसके पर रॉकेट डाले, उसके पर मिसाइल डाले। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा ये है कि इजराइल अभी तक उसके ट्रूप्स सदर्न लेबनान में लिटानी रिवर तक पहुंच गए हैं, जो करीब 19 किलोमीटर है ऊपर से। तो इजराइल उसको बफर जोन बनाना चाहता है। थोड़े उसके सोल्जर उसके आगे है जोरानी रिवर नदी, वहां भी पहुंच गए। तो इसमें क्या, एक एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है कि इजराइल विल विड्रॉ। तो अब देखते हैं, इजराइल बोलेगा जो देश की आप बात कर रहे हैं लेबनान की, उसके सरकार को आपने शामिल नहीं किया एग्रीमेंट में। दूसरा जो इजराइल है उसकी सरकार को आपने नहीं बुलाया, और अब आप बोलते हैं कि नहीं इजराइल ऐसा करेगा, लेबनान ऐसा करेगा। तो ये बिल्कुल ट्रम्प साहब ने बराबर नहीं किया। उनको लेबनान और इजराइल की सरकार को भी सम्मिलित करना होगा कि भाई हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं। तब लेबनान के प्रमुख ने बोला था कि ये हस्बुल्ला तो किसी को नहीं सुनती है, सिर्फ ईरान को सुनते हैं। तो अगर ईरान एग्रीमेंट नहीं करेगा कि हम हस्बुल्ला को कंट्रोल करेंगे, हस्बुल्ला को बोलेंगे कि आप इजराइल ऊपर अटैक ना करो, तो फिर क्या होगा? तो ये बड़ा एग्रीमेंट का ड्रॉबैक है कि इजराइल और लेबनान, उसकी सरकार तो उसमें शामिल ही नहीं। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कि लेबनान और इजराइल की सरकार इस पूरे एमओयू में शामिल नहीं है, लेकिन उसका जिक्र उस जरूर यहाँ पे किया गया है। तो इस एमओयू के शर्तों को मानने के लिए लेबनान और इजराइल कितने बाध्य हैं? लेबनान तो मान लिया जाए, ईरान के नाम पे मान जाएगा, लेकिन इजराइल क्यों मानेगा? क्योंकि इजराइल तो कहीं है नहीं। लेकिन इसमें प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपने पहले पैरा में देखा होगा, इसमें एक चीज़ और लिखा हुआ था कि यूएस और यूएस के जो साथी लोग हैं इस युद्ध में, जाहिर तौर पर इजराइल का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इस युद्ध में यूएस के साथी के तौर पर जब कहा गया तो इजराइल ही आता है। वो भी इस पे सहमत हो रहे हैं, दस्तखत उनका नहीं हुआ है। तो क्या ये एमओयू के शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है इजराइल? देखिए लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो एमओयू ये किस तरह से तैयार हुआ है वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसको शुक्रवार को जनीवा में इस पर हस्ताक्षर होने की घोषणा हुई थी, फिर अचानक घोषणा बदल गई कि आज ही हस्ताक्षर हो जाएंगे, और वो भी डिजिटल हस्ताक्षर हुए। तो ये अपने आप में जो एमओयू है बड़ी दिलचस्प एक तरह से कहानी कहता है। इसकी जो लिपि मैंने पढ़ी है उसमें सबसे पहले तो देखें, इसके ऊपर तारीख नहीं है। आप पहली लाइन उसमें पढ़ें, ऑन दिस डे ऑफ 2026, तो उसमें जो खाली जगह है उसमें तारीख ही नहीं लिखी हुई है। दूसरी बात, उसके आखिर में जो 3 हस्ताक्षर हैं वो कौन हस्ताक्षर करेंगे वो आखिरी समय तक साफ नहीं था। ये किनके वो हस्ताक्षर हैं वो लिखा नहीं उनका नाम। और तीसरी बात जो आपने कहा कि पहले पैराग्राफ में ही लेबनान में उन्होंने कहा कि युद्ध विराम होगा, तो उदाहरण के लिए आपके श्रोताओं के लिए मान लीजिए भारत और पाकिस्तान कोई एमओयू साइन करें जिसमें लिख दें कि नेपाल और भूटान आपस में युद्ध विराम करेंगे, जबकि उनके हस्ताक्षर ना हो इसमें। जैसे कहा कि लेबनान के हस्ताक्षर नहीं है, हिजबुल्लाह के हस्ताक्षर नहीं है, इजराइल के हस्ताक्षर नहीं है। इजराइल की सेना 20 किलोमीटर अंदर तक दक्षिण लेबनान में पूरी तरह से तैनात है आज। तो ये अपने आप में थोड़ा तो अटपटा लगता है। उसके साथ साथ उन्होंने ये घोषणा की कि $300 बिलियन का एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन में निवेश होगा। उसमें भी साथी देशों का जिक्र किया। वो कौन है साथी देश? क्या उन्होंने इस बात को माना है? क्या वो हस्ताक्षर करने को तैयार थे या नहीं थे? ठीक उसी तरह से उन्होंने कहा कि जब बातचीत इनकी आगे बढ़ेगी तो ईरान के ऊपर जो भी सैंक्शंस हैं, वो चाहे अमेरिका की प्राइमरी सेकेंडरी सैंक्शंस हो
या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हो वो हटा ली जाएंगी। अब ये क्या, ये हमें बताता है कि जिन चीजों पे जो हस्ताक्षर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उनके अंडर काम करती है कि जो वो कहेंगे वही हम मान लेंगे। बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है। ठीक वैसे ही उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि जब ये डील हो जाएगी तो इसकी गारंटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन द्वारा दी जाएगी। उसकी आप उम्मीद कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पर आप ये नहीं गारंटी दे सकते कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसका एंडोर्समेंट करेगा, गारंटी करेगा। और उसमें यह भी कहा कि आईएईए की भी जो गवर्नर्स के रेजोल्यूशन है वो भी हटा लिए जाएंगे। तो ये किस तरह का एमओयू है जिसमें यूनाइटेड नेशंस, आईएईए अपने एलाइज के बिहाफ पर, सबके बिहाफ पर उन्होंने कह दिया कि कैसे बात आगे बढ़ेगी, जबकि हिजबुल्लाह शुरू से कह रहा है कि हम कोई भी युद्ध विराम को नहीं मानते, क्योंकि वो अमेरिका जो युद्ध विराम करवा रहा है वो लेबनान और इजराइल में, उन्होंने कहा हम तो उसमें पार्टी है ही नहीं। और ठीक उसी तरह से ये भी असमंजस है कि क्या इजराइल की सेनाएं वहां से हटेंगी या नहीं हटेंगी। किसी भी दूसरे देश में आप घुसकर अपनी सेना तैनात करके बैठे हैं, वो अपने आप में ही एक आप कहेंगे युद्ध विराम का उल्लंघन है। और वहां जो उन्होंने कहा ब्लॉकेड हटाएंगे, वो भी कह रहे हैं 30 दिन में हटाएंगे। पर उसके साथ साथ मोटे तौर पर इन सब चीजों के साथ भी यदि पूरे आप एमओयू को एक नजरिए से देखें तो साफ जाहिर है कि ईरान ने अपनी बातों को मनवाने में काफी हद तक सफलता पाई है, क्योंकि वो जो फंड्स को अनफ्रीज करने की बात है और रिकंस्ट्रक्शन की जो बात है, हालांकि रेपरेशन का मेंशन नहीं इसमें हुआ, पर रिकंस्ट्रक्शन की उसमें बात है, तो वो चीजें होनी चाहिए थी वो इसमें अभी तक नहीं नजर आती। क्योंकि वो जो परमाणु अस्त्रों की बात है, जो एनरिच्ड यूरेनियम की भी बात है, उसमें इसमें लिखा कि ईरान ने कह दिया कि हम न्यूक्लियर परमाणु अस्त्र नहीं बनाएंगे। पर आपको याद होगा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी फेमस 1957 में जब उन्होंने ये साइरस रिएक्टर लॉन्च किया था मुंबई में, उस वक्त की एक बड़ा फेमस भाषण है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं मैं न केवल अपनी सरकार के बिहाफ पर भारत की आने वाली सरकारों के बिहाफ पर भी ये आपको प्रॉमिस देता हूं कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। जब समय बदलता है तो राष्ट्र अपनी सोच बदलते हैं, नीतियां बदलते हैं। तो आज यदि ईरान ने इसमें कह भी दिया है कि वो न्यूक्लियर परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, तो क्या उसकी अहमियत है वो आने वाले समय में पता चलेगा। पर जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात है उस पर कोई सहमति नहीं। उसमें कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में 60 दिनों में बातचीत होगी और उसको डाइल्यूट किया जाएगा, जो कि जेसीपीओए जो 2015 का था उसमें बहुत स्पेसिफिकली इसको कहा गया था कि कितना उसका एनरिचमेंट अलाउड होगा, कितने सेंट्रीफ्यूजेस अलाउड होंगे ईरान को, उनकी जो खास न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको किस तरह से रीडिजाइन किया जाएगा, किस तरह से इंट्रूसिव इंस्पेक्शंस करेंगे आईएई के इंस्पेक्टर्स। वो जेसीपीओ इससे बहुत ज्यादा सक्षम और खास और डिटेल्ड एक तरह से प्रस्ताव। हालांकि इसमें प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, दरअसल इसमें लिखा गया है कि जब 60वें दिन पे जब हम लोग फाइनल एग्रीमेंट करेंगे तब जाकर के इसके डिटेल प्रोसेस को हम लोग उसमें लिखेंगे। इस बात का जिक्र इस एमओयू में किया गया है। लेकिन आपने सही कहा कि इससे पहले डिटेल प्रोसेस पहले से बना हुआ था, तो अब ये एमओयू में इस तरह की बातें करना कितनी ज्यादा बाध्यकारी होंगी, एक बड़ा सवाल उठता है। हमारे साथ डॉक्टर दीपिका सारस्वत जुड़ गई हैं, हमारे शो में पहली बार जुड़ रही हैं। तो बता दूं कि ये मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एनालिसिस में हैं और वहाँ पे एसोसिएट फेलो हैं और वेस्ट एशिया सेंटर में एसोसिएट फेलो हैं। तो ये ईरान और आसपास के इलाकों पे काफ़ी गहरा रिसर्च कर चुकी हैं, एक किताब भी इन्होंने लिखा है इस पे, तो बहुत ही अच्छी पकड़ इनका। डॉक्टर दीपिका सारस्वत, आपका स्वागत है हमारे शो में। अभी आपने हमारे बाकी मेहमानों को सुना, आपको क्या लगता है ये एमओयू 60 दिनों तक टिका रहेगा? देखिए, ये जो एमओयू 14 बिंदु का जो एमओयू साइन हुआ है, ये 2 वॉर्स के बाद में साइन हुआ है। नतीजा ये निकला है इन 2 वॉर के बाद में, 2 लड़ाई के बाद में, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब ईरान ने बंद कर दिया और उसका ग्लोबल इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट हुआ है, तो उसको खोलने की जो एक अर्जेंसी है वो इस एमओयू में सबसे अहम मुद्दा है। और अब ये है कि ईरान ने कोई भी ऐसे कंसेशंस नहीं दिए हैं जो वो वॉर से पहले देने को तैयार था।
तो अब दोनों ही जो पक्ष हैं, खासतौर से अमेरिका और इजराइल, जो भी कुछ ट्राई कर सकते थे कर चुके हैं। जो जितने भी बॉम्बिंग ईरान पे कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब उनके पास में कोई और तरीका नहीं है हाल फिलहाल कि ईरान को बाध्यकारी नीति से मजबूर करके कुछ और कंसेशंस ले जाएं। दोनों ही पक्ष अभी और आगे लड़ने को तैयार नहीं है। एक छोटे तौर पे स्कर्मिशेस होता रहे, लेकिन बड़ी लड़ाई के लिए दोनों पक्ष अभी तैयार नहीं है। तो इस हिसाब से ये माना जा सकता है कि अगले 60 दिनों के भीतर दोनों पक्ष कोशिश करेंगे कि एक कॉम्प्रोमाइज या विन विन जैसा एक बड़ा समझौता, एक डील, प्रॉपर एग्रीमेंट पहुंचा जा सके। लेकिन जैसे बाकी गेस्ट ने भी बोला, बाकी एक्सपर्ट्स ने बोला कि इजराइल के जो गोल है ईरान में, वो न्यूक्लियर इशू से सीमित नहीं थे। ईरान खासतौर से इजराइल, एक कुछ समय अमेरिका भी ये कहते आए कि ये रेजिम चेंज ईरान में करना चाहते हैं। भले ही अमेरिका को इस बात का रियलाइजेशन हो चुका हो कि रेजिम चेंज की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इजराइल का जो ओरिजिनल जो गोल्स हैं कि ईरान के जो रीजनल जो साझेदार हैं, खासतौर से हिजबुल्ला और इराक में और इवन ईरानियन सिस्टम को लेके जो उनके मैक्सिमलिस्ट गोल हैं, वो जल्दी से बदलने वाले नहीं है। तो सबसे बड़ा ये 60 दिन के भीतर ये एमओयू चलेगा और या प्रोग्रेस आगे होगी या नहीं, ये इजराइल के एक्शंस पे डिपेंड करता है। और ईरान ने जो लिंक कर दिया है हिजबुल्ला, इजराइल का जो हिजबुल्ला की और लेबनान में जो बॉम्बिंग जो अभी काफी एस्केलेट हुई है ईरान यूएस सीज़फायर के बाद, अगर ईरान ने उसको लिंक कर दिया और ईरान उस इक्वेशन को मेंटेन करने पे अगर इंसिस्ट करेगा, तब कोई गारंटी नहीं है कि ये जो एमओयू है वो आगे हासिल कर पाएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका को इजराइल को रिस्ट्रेन करना होगा। कि अगर अमेरिका लड़ाई में दोबारा नहीं पड़ना चाहता है तो इजराइल को रिस्ट्रेन करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही जरूरी होगा। और वो आगे वाला समय ही बता पाएगा कि आगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपने उठाया वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के। यहाँ पे मैं अपने मेहमानों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। जो पैरा नंबर 5 लिखा है, इसमें इसको गौर से पढ़िए तो मुझे समझ में नहीं आया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पोजीशन क्या रहेगा, क्योंकि वो वापस से नॉर्मल होना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें लिखा जा रहा है कि इस एमओयू होने के बाद ईरान अपनी हर संभव कोशिश करेगा कि पर्शियन गल्फ से ओमान के सागर तक कार्गो जहाज़ों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से हो। लेकिन यह सुविधा केवल 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होगी। अब सवाल उठता है, क्या 60 दिनों के बाद क्या कोई टैरिफ लगाने का, टैक्स लगाने की बातचीत होगी क्या? और इससे आगे और जो लिखा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि ईरान ओमान के साथ बातचीत करेगा ताकि भविष्य के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के प्रशासन और मैरीटाइम सर्विसेज की रूपरेखा तय की जा सके। मैं जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या ईरान करेगा, इसके आसपास के जो देश हैं वो करेंगे क्या? और ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून और स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सीमा वाले देशों के सोवरेन राइट के तहत होगा। ये क्या कहता है, इससे क्या मतलब निकाला जाए? एम्बेसडर दयाल। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अंडर प्रेशर किया है। अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी नीचे गिरती जा रही है और साथ ही साथ ग्लोबली उनके बारे में ये लोग ओपनली कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ट्रंप के एडवाइजर्स ने ही उनको समझाया कि ये एग्रीमेंट करना जरूरी है, तो ट्रंप ने अंडर प्रेशर किया है। और जैसा आपने खुद कहा, इस एग्रीमेंट को आप देखें तो ज्यादातर चीजें ऐसी नजर आती हैं कि ईरान की बातें मानी गई। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में ये कहा गया है कि 60 दिन तक खुला रहेगा, उसके बाद क्या अरेंजमेंट्स होंगे? ईरान तो ये बार बार कहता आ रहा है
कि जो भी अरेंजमेंट्स होंगे वो ईरान के नजरिए से होंगे। ईरान विल सुपरवाइज द अरेंजमेंट्स। अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल स्टेट्स के जो पूरे उस रीजन की स्टेट्स है उनके साथ मिलकर कोई अरेंजमेंट हो। इन दोनों साइड्स में बहुत फासला है। अब इतनी लड़ाई बढ़ गई थी इनमें कि ईरान और एक तरफ और यूएई, कुवैत, सऊदी एक तरफ, और इनमें बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बची। तो कैसे कोई अरेंजमेंट वर्कआउट होंगे? डॉक्टर भरत बराई ने बिल्कुल सही कहा कि लेबनान में शिया पॉपुलेशन 1/3 है और लेबनान की गवर्नमेंट हिजबुल्लाह को नहीं सपोर्ट करती है, लेकिन हिजबुल्लाह तो वहां अभी कायम है और ईरान और हिजबुल्लाह के अटैक्स चल रहे हैं एक दूसरे पे। अगर आज की खबर देखिए तो ये अटैक्स बरकरार है। इसकी वजह से जो इस एग्रीमेंट पे लिखा गया है कि ये जो सीज फायर है ये पूरे रीजन पे लागू होगा, लेबनान पे साफ साफ कहा गया कि लागू होगा, वैसा नहीं हो रहा है। तो इस वजह से भी क्या ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो ट्रैफिक आ जा रहा है ये बना रहेगा, या लेबनान में जो बिगड़ती सूरत हाल है वो इस पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगी? तो मेरे विचार में ये सिचुएशन अभी बहुत फ्लूइड है। ये किस लिए एग्रीमेंट किया गया है ये सबको मालूम है और इससे ईरान का बहुत फायदा हुआ है। देखिए, ईरान और अमेरिका में ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है और साथ ही साथ इजराइल के साथ तो ईरान का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मैं तो ईरान में पोस्टेड रह चुका हूँ, वहां जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं डेथ टू इजराइल। और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसके बारे में अभी एग्रीमेंट नहीं है, ये किसके खिलाफ है? ये खास तौर पे इजराइल को टारगेट करता है। इजराइल समझता है कि ईरान उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो ना तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की बात है इस एग्रीमेंट में, ना ही उसके मिसाइल प्रोग्राम को। मिसाइल प्रोग्राम जो ईरान का ये बहुत नुकसानदेह है इजराइल के लिए। तो इन सब वजहों से अभी जो है ये सूरत हाल बहुत अनसर्टेन है और इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या फ्यूचर होगा ये देखना है। बहुत अच्छा रहे अगर खुल जाए, तेल आ जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा? मैंने जैसे कहा अभी ये बात देखनी होगी। डॉक्टर भरत बराई साहब, आपको क्या लगता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज वापस से जाएगा, पहले के स्तर जैसे खुला रहेगा, या फिर जो आपने देखा एमओयू में जो लिखा गया, जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया, इससे अब लगता है कि इस पे ईरान अपना कंट्रोल रखेगा और हो सकता है कि 60 दिन बाद खुद के रीडेवलपमेंट के नाम पे कुछ टैक्स वसूले? और चूंकि यूएस ने वादा किया है कि आपको रीडेवलपमेंट किया जाएगा तो शायद यूएस भी ऑब्जेक्शन ना करे। लक्ष्मण जी, ऐसा है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और मैं आपको बताऊं लॉन्ग टर्म क्या होगा। खाड़ी के देशों और ईरान के बीच अभी ट्रस्ट जैसे अमेरिका से कम है, इजराइल से तो बिल्कुल नहीं है, वो ही हो गया है खाड़ी के देशों से। वो सब देश सुन्नी देश है, वो देखते हैं कि ईरान ने उसको कितना ब्लैकमेलिंग किया, उसकी एक्सपोर्ट बंद हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि 2 साल में ज्यादातर ऑयल मिडिल ईस्ट से पाइपलाइन से आएगा। देखो, सऊदी अरेबिया ने लास्ट गल्फ वॉर के बाद एक लंबी पाइपलाइन बनाई थी रास तनूरा से यानुक तक। तो अभी ये भी वॉर में सऊदी अरेबिया की एक्सपोर्ट को कोई तकलीफ नहीं आई। उन्होंने अपना ऑयल पाइपलाइन से जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से था वो रेड सी में ला गए। यूनाइटेड अरब अमीरेट ने पाइपलाइन बनाई है अबू धाबी से फुजायरा। फुजायरा का ओपनिंग होता है गल्फ ऑफ ओमान में और अरबी समुद्र में। उन्होंने वो भी बता दिया कि उन्होंने दूसरी पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है और 2027 में यूनाइटेड अरब अमीरेट की दूसरी पाइपलाइन आ जाएगी, तो उसका सब तेल जाएगा गल्फ ऑफ ओमान से। इसी तरह इराक ने भी अपनी पाइपलाइन है अभी, लेकिन वो छोटी है, कभी 7 लाख बैरल की है। उन्होंने भी बड़ी पाइपलाइन बनाने का ऐलान कर दिया है। तो इराक का क्रूड ऑयल, कुवैत का क्रूड ऑयल शायद जाएगा इराक से और वहां से मिडल ईस्ट से और सऊदी अरेबिया से। फिर ये क्या होगा कि मेरा ख्याल है कि 2 साल के बाद 80% ऑयल जो निकलता है गल्फ खाड़ी से वो पाइपलाइन से जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का
इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। इसी तरह गैस, नेचुरल गैस जाएगा सऊदी अरेबिया से, ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट, उनका महत्व बढ़ जाएगा क्योंकि उनके जो पोर्ट है वो खुलते हैं गल्फ ऑफ ओमान से, उनको जाना नहीं पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। हाँ, जो फर्टिलाइजर है और दूसरे हैं वो शायद और रेल लाइन भी बनाएंगे नहीं, क्योंकि कतार से और कुवैत से रेल लाइन से ले जाएंगे, फिर सऊदी अरेबिया से लाएंगे, यूएई और ओमान से। तो ये जो महत्व है अभी गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, और मेरे बात सुन लो, 2-3 साल में 20% हो जाएगा। हाँ, कार्गो शिप जाएंगे। अब ओमान तो बोल रहा है कि नहीं, हम उसके साथ सहमत नहीं होंगे। गल्फ के जो देश है वो भी बोलते हैं कि हम टोल को साथ सहमत नहीं है। तो वो देखना पड़ेगा कि ईरान बोलेगा कि नहीं आपको टोल देना पड़ेगा, ओमान बोलेगा कि नहीं हम उसके साथ सहमत नहीं है। देखते हैं क्या चलता है। मेरा ख्याल है कि जो 60 दिन का है शायद 2 साल हो जाएगा। एवरी 60 डेज वो एक्सटेंड करेंगे क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। ये इसमें लिखा भी है कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर कैसा रहने वाला है और स्थायी समाधान क्या निकल कर आ रहा है। मैं दीपिका आपसे एक सवाल पूछूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, चूंकि आपने इस पूरे रीजन के लिए काफ़ी आपने रिसर्च भी किया था। आपकी किताब में देख रहा था बिटवीन सर्वाइवल एंड स्टेटस, जो आपने लिखा है जियो पॉलिटिक्स ऑफ ईरान का। आपको लगता है कि इस घटना के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहाने ईरान और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास सीमा से सटे हुए जो देश हैं वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ये जो 2 वॉर जो हुए हैं उसका एक जो ईरान की जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है वो ये है कि न इंटरनेशनल लॉ न कोई एग्रीमेंट ईरान को सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है, बल्कि ईरान का जो अपना लेवरेज है, जो उसकी जियोपॉलिटिकल जो वेपनाइज जो किया है, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देख रहा है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर ईरान के लिए टोल का नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि ईरान का जो सॉवरेन राइट है, जिस तरह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल स्ट्रेट है, उसको इंटरनेशनल स्ट्रेट से सॉवरेन मैनेज्ड स्ट्रेट, रीजनली मैनेज्ड स्ट्रेट ईरान स्थापित करना चाहता है। और जो एमओयू से जो निकल के आ रहा है, एक हद तक अमेरिका ने उसको मान भी लिया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो नैरोएस्ट पॉइंट है वो 24 माइल से नॉटिकल माइल से कम है। तो अनक्लॉज के हिसाब से वो एक एम्बिग्विटी है कि ये टेरिटोरियल वाटर्स के भीतर है, तो एक सॉवरेन मैनेजमेंट रेजिम वहां पे एस्टैब्लिश की जा सकती है। तो ईरान का जो ये पॉइंट है कि ईरान के एक लॉन्ग टर्म लेवरेज स्ट्रेट पे स्थापित किया जाए, वो मुझे लगता है ईरान उससे हटेगा नहीं, और अमेरिका ने ऑलरेडी उसको एक हद तक मान लिया है। ओमान टोल के खिलाफ है, लेकिन ओमान और ईरान दोनों के बीच में बातचीत चल रही है कि किस तरह से एक मैनेजमेंट रिजीम वहां पर स्टैब्लिश की जा सकती है। उसमें यह है कि कुछ फीस वो उस पर लगा सकते हैं पोल्यूशन या नेविगेशन गाइडेंस के नाम पर, और ऐसा और भी कई स्टेट्स में होता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, पर ये टोल नहीं होगा। तो ये ईरान की एक कुछ फीस यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कुछ निकल के आई है कि कोई एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, ट्रस्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो ईरान को अपना लेवरेज यहाँ पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आगे दोबारा से युद्ध न हो, दोबारा से कोई अटैक ईरान पे ना करे, तो ईरान के लिए ये एक लेवरेज मेंटेन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरत है। ईरान के लेवरेज मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे दोनों लोग, कमर आगा साहब, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आप दोनों की राय चाहूंगा। कमर आगा साहब पहले आप। जी देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो वॉर थी इसने ईरान को और मजबूत बना दिया, मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग, उसका एक दबदबा उस पूरे क्षेत्र में एक्सेप्ट हो चुका है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सभी उसके साथ डील कर रहे हैं फ़िलहाल, कब तक करेंगे या नहीं। दूसरी बात ये कि सबको चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर टोल लगेगा तो वो उसको एक्सेप्ट, उसकी मान्यता देने पे तैयार नहीं है ज़्यादातर, ख़ासतौर से क्षेत्रीय देश जितने भी हैं।
और काफ़ी समय से बात चल रही है, इस युद्ध से पहले से चल रही है कि भाई ओमान से भारत तक पाइपलाइन समुंदर के ज़रिए से लाया जाए। इसके ऊपर भी काफ़ी बातचीत चल रही कि भाई इस पाइपलाइन में और भी देश जुड़ सकते हैं और यहाँ पे अगर आती है और यहाँ पे टर्मिनल बनता है, यहाँ से फिर वो साउथ ईस्ट एशिया और तमाम यानी जापान, साउथ कोरिया और दूसरी जगह भी तेल पहुँचाया जा सकता है बाई सी या दूसरे मेथड से। तो ये कई एक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि यूएस इकनॉमी जो है इस वक्त बिल्कुल उनको इजाज़त नहीं देती कि वो किसी लंबी युद्ध में अपने को फंसाएं, इसलिए कि आम जनता जो है वहाँ पे काफ़ी इसका अपोजिशन कर रही थी इस युद्ध का। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द यहाँ पे अमन शांति हो, पीस हो और अमेरिका वहाँ से विड्रॉ करे। मागा मूवमेंट भी यही बात कर रहा था। फिर उसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बहुत से लोग हैं जो ये बातें कर रहे थे। इलेक्शन भी होना है नवंबर का, प्रेसिडेंट ने जल्दी ये किए। बहुत से इशू बहुत मुश्किल हैं जो आसानी से नहीं सॉल्व होंगे। 60 दिन में तो कोई सवाल ही नहीं होता, बहुत समय लगेगा उसमें। ये है कि उसमें एक प्रोविज़न है, ये सीज़ फायर एक्सटेंड किया जा सकता है 60 दिन से आगे भी तो चलेगा। एंड ये भी है कि हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान जो है अब उसका जो बेसिक कंसंट्रेशन होगा वो मैं नहीं समझता कि वो बहुत अच्छी तरह से समझ आए कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, तो वो कन्वेंशनल वेपन्स में उसको और आगे बढ़ाना या उसके ऊपर काम उनका पहले से चल रहा है, उसको मैं समझता हूँ कि वो और आगे बढ़ा सकते हैं। इस वार ने यूएस के अंदर भी बहुत बड़ा खाड़ी खड़ी कर दी है और इजराइल के अंदर भी खाड़ी हो गई है, उनके अंदर भी डिवीज़न है। उनके यहाँ भी इलेक्शन होना है अक्टूबर में, तो हम लोग को वेट करना चाहिए। देखते हैं कि अक्टूबर तक इजराइल में किस तरह की गवर्नमेंट आती है। बहरहाल जो भी गवर्नमेंट आएगी वो काफ़ी हार्ड लाइनर ही होंगे। उसके अंदर शायद भले नाम कुछ और हो, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसी है उसको वो विड्रॉ नहीं कर सकते, चाहे वो लेबनान का मसला हो या सीरिया हो या गाज़ा हो या साउथ लेबनान वेस्ट बैंक हो, कोई सवाल ही नहीं। उन्होंने पहले ही कह दिया है पैलेस्टाइन का इशू ख़त्म कर दिया है। ग्रेटर इजराइल की जो बात है वो वैसे ही रहेगी। अब उसको चलते हुए मैं समझता हूँ कि ये टेंशन्स जो हैं बहुत बने रहेंगे, ख़ासतौर से ईरान और इजराइल के बीच में। और ये ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बने रहेंगे क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में शांति बहाल करना एक मकसद था इस पूरे युद्ध का जब अमेरिका यहाँ पर आया था, लेकिन वो टेंशन बने रहेंगे। एक जो मुद्दा आपने कमर आगा साहब उठाया उस पर मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आप अपनी राय देंगे कि क्या ईरान अब वाकई न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिशों को त्याग देगा हमेशा के लिए? कोई भी देश भविष्य में क्या करेगा ये मुश्किल होता है। मैंने आपको अभी जवाहरलाल नेहरू के भाषण का उदाहरण दिया 1957 का, जब उन्होंने कहा था न केवल मैं अपनी सरकार की तरफ से बल्कि आने वाली सरकारों की तरफ से भी वायदा करता हूं कि भारत कभी भी इस परमाणु विज्ञान का हथियारों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। तो क्या ये बात ईरान पर लागू नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पर मजेदार बात यह है कि आप देखें कि जून पिछले साल जब पहली बार हवाई हमले हुए थे ईरान पर, तो मुद्दा था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा अमेरिका, और उसके साथ इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। पर जब दिसंबर में आप देखें कि पूरे प्रदर्शन हुए पूरे ईरान में, तो इजराइल और अमेरिका को लगा कि सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है, रिजीम चेंज हम कर सकते हैं। तो अब जो फरवरी के अंत में जो फिर से हवाई हमले हुए और युद्ध शुरू हुआ, तो उसका उद्देश्य था कि वहां की रिजीम चेंज करने की संभावना सुदृढ़ है, इसलिए वहां की रिजीम चेंज करेंगे। और बहुत सा बड़े नेतृत्व के लोग मारे भी गए उनके पहले हमले में। पर आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम ना रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं और ना ही परमाणु अस्त्रों की, खासकर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, और पूरी जो बातचीत हुई है, युद्ध विराम हुआ है, उसमें लगातार यही कोशिश हुई है कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। तो ये भी एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि जिस तरह से ईरान ने पिछले 2 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरे क्षेत्र का आयात निर्यात उथल पुथल कर दिया है, तो उसको क्या परमाणु अस्त्रों की आवश्यकता है भी या नहीं?
क्योंकि यदि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को बात मनवा सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करके, तो परमाणु अस्त्र भी यही करते हैं कि दूसरे को आप डेटर करते हैं कि ये काम आप ना करें या कुछ करवाना चाहते हैं। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ी दिलचस्प अपने आप में उसकी कहानी है। 1975 में एक सीमा संधि हुई थी ओमान और ईरान की, क्योंकि जैसे दीपिका ने कहा कि ये तो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये दोनों देशों के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। पर उसमें संधि में एक बाद में 80 के दशक में अरेंजमेंट हुआ कि ओमान और ईरान मिलकर किस तरह से समझ साझा करेंगे कि वहाँ क्या वो जो जहाजों की ट्रैफिक है, आना जाना है, या दूसरे किसी तरह का प्रबंधन वहाँ की या सुरक्षा रक्षा की जरूरत है, उस पर कैसे वो चीजों को आपस में तालमेल बनाएंगे। तो आज भी इस पैराग्राफ में एमओयू में वही बात दोहराई गई है कि ईरान और ओमान मिलकर तय करेंगे। अब उसमें आप देखें, ये ध्यान देना होगा कि ओमान जो है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंदर वो पार्टी है, उसने उसको साइन किया, रेटिफाई किया। पर ईरान और अमेरिका ने साइन तो किया है, रेटिफाई नहीं किया है अनक्लॉज को, तो वो अनक्लॉज की पार्टी नहीं है। तो अनक्लॉज यहाँ लागू होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए बातचीत हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किस तरह से प्रबंधन होगा वो ओमान और ईरान पर आती है कि वो आपस में समझ साझा करेंगे कि क्या करेंगे। और ईरान ने लगातार कहा है कि जो कमर्शियल शिपिंग है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल अलाउड है, पर वो जो लड़ाकू जहाज हैं उनको उस रास्ते से नहीं जाने देगा। ये उन्होंने खासकर पिछले 3 महीने में जोर देकर ये बात बार बार दोहराई है। और क्या उसमें 60 दिन के बाद कुछ किसी तरह की फी या टोल लगाए जा सकते हैं? तो हमारे सामने उदाहरण है, देखिए, चाहे वो पनामा कनाल हो या सुएज कनाल हो, ये खास पनामा के अंदर, देश के अंदर और इजिप्ट के पास उनकी अपनी सरकारी अथॉरिटी है कि वो वहाँ टोल लेते हैं जो उधर से शिपिंग क्रॉस होती है। तो यदि ये भी टेरिटोरियल वाटर है, हम लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तुलना पनामा सुएज कनाल से नहीं कर सकती, ये नेचुरल वाटरवेज है। और ये संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेरिटोरियल वाटर है, से भी इनकार नहीं कर सकते, इसका प्रबंधन करते हैं। तो क्या भविष्य में इस तरह की बात ऐसा करते हम लोग इस चर्चा को प्रोफेसर साहब, बहुत बड़ा खतरा होगा। सबसे बड़ी बात कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज रुका इसी युद्ध की वजह से थे। अब खोलने के लिए आपने युद्ध रोका फाइनली चल करके, तो अब आगे क्या होगा? अभी कह रहे थे डॉक्टर भरत बरई साहब कि फ्यूचर में समीकरण काफी बदलेंगे, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, जल्द कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यूएस ईरान के बीच में जो एमओयू पर दस्तखत हुए हैं उससे आगे का रास्ता अब क्या दिख रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले अलग अलग राय निकल कर आई। सबसे ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो डॉक्टर भरत बरई साहब ने कहा कि अब वहाँ पर पाइपलाइन जैसी व्यवस्था की जाएगी ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब का कहना था कि ये अब थोड़ा सा अस्थिरता जैसे बनी रहेगी, ओमान ईरान पर निर्भर करता है कि इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाए। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसी जगह है जहां से पूरी दुनिया के ऑयल सप्लाई का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा वहां से आता है। ऐसे में एम्बेसडर दयाल, इसका कोई ना कोई स्थायी समाधान तो निकालना पड़ेगा। जी बिल्कुल निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं। और देखिए, इस लड़ाई में ईरान को नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन रीजनली उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा था कि वो रिजीम चेंज कराएगा। ये अमेरिका ने पैगाम भेजा था ईरान के लोगों को, हेल्प इज ऑन द वे। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि रिजीम और ताकतवर हो गई। दूसरी बात, अमेरिका ने कहा था कि मिसाइल प्रोग्राम हम ईरान का पूरी तरह नष्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिसाइल प्रोग्राम इंटैक्ट। फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कहा था हम खत्म कर देंगे। जरूर कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी पेपर में, लेकिन जैसे पहले ओबामा के टाइम पे हुई थी अंडरस्टैंडिंग, फिर ये शक हो गया था। ट्रंप साहब ने तो ये बार बार कहा कि ईरान चीट कर रहा है। अब ईरान कहीं अपने यूरेनियम कहाँ छुपाता है, जो अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स आएंगे वो कहाँ ढूंढेंगे। ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है दोनों साइड के बीच में, और इस वजह से ये पूरा अग्रीमेंट जो है बहुत फ्रेजाइल है।
और अगर ये एग्रीमेंट पे जायज है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के संबंध में आगे क्या होना है ये कुछ कहा नहीं जाता। ये कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर भरत बड़े साहब, अभी जो बातें कही एम्बेसडर दयाल ने कि जिस लक्ष्य के साथ यूएस ने हमला किया था ईरान पे, उसमें से कोई भी लक्ष्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने लोगों को क्या जवाब देंगे? उनके पास क्या एक्सक्यूज है? देखो, अमेरिका में भी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में उसका बहुत नाराजगी है, लेकिन मैं आपको बताऊं उनके 3 लक्ष्य थे। इजराइल ने भी 3 लक्ष्य बताए थे। उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगा दो। देखो, शॉर्ट टर्म में 2 या 5 साल तक तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बिल्कुल रोक लग गई है। आपको बम बनाने के लिए 3 चीज चाहिए। एनरिच यूरेनियम, उसके पास 456 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम था, 60%, लेकिन वो यूरेनियम अभी डट गया है बमबारी से, तो उसको निकालना पड़ेगा। अब उसने एग्रीमेंट में किया है कि हम परमानेंटली न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की निगरानी में उसको डाइल्यूट कर देंगे, क्योंकि ईरान इज अ सिग्नेटरी टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो वो 5% से कम एनरिचमेंट कर सकता है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर वो डटा हुआ यूरेनियम जो 60% एनरिच है निकालेंगे, उसको डाइल्यूट डाउन करेंगे। देखो, आप ईरान की स्थिति इकोनॉमिकली बहुत कम है, बहुत पुअर है। हाँ, वो बयानबाजी तो बहुत करते हैं, वो तो इजी है कि रेडियो पर जाओ, टेलीविजन पर जाओ, बताओ। जनवरी फरवरी 2026 में हजारों ईरानियनों ने, लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया था। ईरान की सरकार ने, जिसका तुम एस्टिमेट मानो, 10,000 से 42,000 लोगों को मार दिया। अपना जो रेसलिंग चैंपियन था उसको फांसी दे दिया। जो लड़कियां हिजाब लेकर ऐसे तैसे जात रही थी उसकी खोपड़ी तोड़ दी। और ये युद्ध के बाद ईरान की स्थिति भरत परेश, हाँ, इस युद्ध के बाद भले ही आर्थिक स्थिति कमजोर हुई हो, लेकिन जो देश में विरोध था सत्ता के प्रति, वो विरोध कम हुआ और एक राष्ट्रभक्ति जो कि वहां पे ईरान में ज्यादा मानी जाती है, उस राष्ट्रभक्ति के नाम पे एकजुटता ज्यादा हो गई। ये इसको युद्ध का असर कहा जाए, जो भी कहा जाए, तो वो जो कहा जा रहा था कि सरकार के प्रति नाराजगी है, वहां पे एक अलग गुट है, वो आवाजें थोड़ी सी कमजोर हो गई, क्योंकि सब लोग एकजुट होकर के अमेरिकी हमले का जवाब देने में लग गए। कमर आगा साहब, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। वहाँ पे नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है। हमने देखा था 2080 से 2088 तक, जब ईरान और इराक के बीच में युद्ध चल रहा था सद्दाम हुसैन का, उस पीरियड में भी यही हुआ था। उनके पास सेना भी नहीं थी, बिकॉज जो रेवोल्यूशन के तुरंत बाद ही, आने के कुछ ही समय के बाद ये अटैक इराक ने किया था, और जो शाह ईरान की जो सेना थी उसको डिज़ोल्व कर दिया था इमाम खुमैनी ने आते ही। तो उसके बाद भी ये लोग लड़े, वहीं पे सेना को ट्रेनिंग दी, और ये सब मुल्ला और मौलवी और दूसरे लोगों ने मिलके, वहाँ के लोगों ने मिलके अपनी एक रैग टैग आर्मी बनाई और उससे ये लड़ते रहे। और 8 साल में इन बाद में सद्दाम हुसैन की जो फोर्सेस थे उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। तो ये उनके अकेला, देखिए, आर्यन देश है। उनको बहुत प्राउड है इस बात पे कि वो आर्यन सभ्यता और आर्यन की वो जो बात करते हैं वो उनके साथ जुड़ी भी है हमेशा से, कि हमारी 4,000 साल पुरानी सभ्यता है, उस पर उनको काफ़ी नाज है, और वो ये बार बार इसको रिपीट करते हैं। उन्हीं ने अपनी पुरानी सभ्यता को उसी तरह से प्रिजर्व कर रखा है, जो कि जो राष्ट्रीयन थी। यहाँ पे कमल आगा साहब उठता है कि सभ्यता, पुरानी सभ्यता और काफ़ी समृद्ध सभ्यता और आर्थिक मजबूती, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चूंकि समय कम है, इसलिए मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब संक्षिप्त में टिप्पणी आपका चाहूँगा। मैं एक चीज़ कहना जल्दी से। उनके पास इस समय जो एजेंडा है वो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन का है। न्यूक्लियर उनके एजेंडे में फिलहाल अगले कई साल तक नहीं रह सकता। बिल्कुल, इस एजेंडा को कैसे पूरा कर पाएंगे स्वर्ण सिंह साहब, 2 लाइन में?
बहुत जल्दी से आप देखें कि किसी भी राष्ट्र का विकसित या समृद्ध होना जरूरी नहीं है परमाणु हथियार बनाने के लिए। चीन का उदाहरण ले लें, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद बिल्कुल वो खराब हालत में थे जब उन्होंने हथियार बनाए। उसी तरह से ब्रिटेन ने और फ्रांस ने भी बड़ी मुश्किल हालात में, जब इकोनॉमी खराब थी, तब हथियार बनाए थे। नॉर्थ कोरिया का बड़ा उदाहरण है, जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में ये परमाणु हथियार बनाया तो सोचा कि सोवियत यूनियन को 15 साल लगेंगे, पर उन्होंने 4 साल में ही ये हथियार बना 4 लिए। साल में तो ये परमाणु हथियार बनाने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न होना बहुत जरूरी नहीं है। शो का समय चूंकि खत्म हो गया, इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं स्वर्ण सिंह साहब, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।